हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे हम जेईई मेन 2025 में जो क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में हम, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट का सेकेंड सेशन आने वाला है जेईई में, उन्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए, पेपर को एनालाइज करना चाहिए। और जो क्लास 11th में है या क्लास 12th में है या फिर वो रिपीट कर रहे हैं, उन सब को ये वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखने चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी का आप शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन एज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। कौन सा लेंथेनाइड आयन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये पता करना है आपको। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन की बात कही गई है। तो अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर अच्छे से पढ़े हों तो आपने एफ ब्लॉक में पढ़े होंगे जो गैडोलिनियम 3+ होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सीधे स्टूडेंट को याद ही रहता है। और मैं अपने क्लास नोट्स में जिन स्टूडेंट ने पढ़े होंगे उनके नोट्स में ये जरूर होगा, और मैंने वहां पे 5 स्टार लगा रखे होंगे कि हाँ यहां से क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिल्कुल क्वेश्चन नोट्स से आया है, और क्वेश्चन क्या आया है कि लेंथेनाइड आयंस जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है वो बताओ आप। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गैडोलिनियम 3+। ठीक है, अब अगर इसको और अच्छे से आपको समझना हो तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ डिस्कस करना चाहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि ट्राई पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जैसे अभी Gd3+ था, 3 पॉजिटिव चार्ज वाला, तो उसमें जैसे क्वेश्चन इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू गैडोलिनियम। यानी लेंथेनम से गैडोलिनियम तक आप जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर के 7 तक वेरी करता है, एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजेस अप टू ल्यूटेशियम 7 से फिर 0 आ जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहां देखें, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा ये टेबल, और ये हमने जो नोट्स दिए थे उसमें भी ये टेबल है, और यहीं से क्वेश्चन आया, यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ये जो गैडोलिनियम है, इस गैडोलिनियम का एफ सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम ट्राई पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं यानी गैडोलिनियम 3+ के लिए, ओके, लेंथेनाइड सीरीज आपको याद रहना चाहिए। अब यहां से पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है ब्लॉक का, वो भी स्टूडेंट को अच्छे से याद रहना चाहिए। ऐसे हम ट्रिक भी लिखाते हैं, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, जैसे सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ इंजीनियर, इंजीनियर तुम यूं ही लाजवाब हो, लाजवाब हो।
तो आप लेंथेनाइड सीरीज को इस तरह से याद रख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इस ट्रिक से याद रखें। और देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आया है तो इसमें से बीच के बाकी एलिमेंट्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस ट्रिक के साथ इसको जरूर याद रखें। याद रखिएगा जो लेंथेनाइड है वो 58 से शुरू हो रहा है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 के बीच में, और ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक वेरी कर रहा है। इसमें सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल तब हुआ, ये एक सेंटेंस है। और दूसरे सेंटेंस में इंजीनियर तुम यूं ही लाजवाब। यहाँ पे सिर का मतलब है सीरियम, पर का मतलब है प्रासोडियम, नदियां मतलब नियोडिमियम, प्रेम प्रोमिथियम, समाई समेरियम, यूं यूरोपियम, गदगद गैडोलिनियम, तब टर्बियम, दिल डेस्पोडियम, वा हॉल्मियम, इंजीनियर इर्बियम, तुम थुलियम, यूं ट्रिबियम, और लाजवाब ल्यूटेशियम। तो इस तरह से आप याद रखें। और याद रखें कि जो गैडोलिनियम होता है ना, उसमें अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, यानी गैडोलिनियम 3+ में यानी 6s2 है और 5d1 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देते हैं तो 4s7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि s में 7 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जो क्वेश्चन पूछा था किसमें 7 इलेक्ट्रॉन है 3+ आयन के लिए, ट्राई पॉजिटिव आयंस के लिए, इसका जवाब क्या है? गैडोलिनियम। ओके, इससे रिलेटेड एक और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है जो कि आपको कभी भी पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट लाइन में देखिए। लेंथेनम एंड ल्यूटेशियम आयन आर डायमैग्नेटिक व्हाइल ऑल अदर ट्राइपॉजिटिव लेंथेनाइड आयंस आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट नियोडिमियम इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड। अब सुनना ध्यान से, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होना है। जैसा कि आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि म्यू का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू √n into n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, यानी n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है जो कि गैडोलिनियम में था, तो उसी का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूरे लेंथेनाइड सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका है, तो उसका जवाब क्या होगा? नियोडिमियम। याद रखिएगा, नियोडिमियम इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है कि 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन के 2 मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का जो सम होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? नियोडिमियम का होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? नियोडिमियम। लेकिन इसी में क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो उसका जो कि हाईएस्ट है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो किसका है? वो है गैडोलिनियम का। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स। इसमें से आपको नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स पता करना है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। ये आपके नोट्स में सारे स्ट्रक्चर जरूर होंगे, हमने जो पढ़ाए हैं नोट्स में आप चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें से जो भी कंपाउंड्स दे रखे हैं इन सब के स्ट्रक्चर आपके नोट्स में मिलेंगे। तो ये I3- है, NO2 है, O3 है, OF2 है, इन सब के स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से देख लीजिए फटाफट। I3- I सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I, हालांकि जो बीच वाला आयोडीन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ओवरऑल माइनस चार्ज दिखा सकते हैं। ये रहा आपका I3- का स्ट्रक्चर। NO2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होता है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से ये NO2 हो गया। नेक्स्ट O3 का स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे आप, और इस तरह से। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो लीनियर स्ट्रक्चर ये वाला है, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। OF2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, O
सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और इस तरह से दो लोन पेयर। तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर है, ये भी लीनियर नहीं है, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप डायरेक्ट आपको याद भी होगा इन सब का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। नेक्स्ट है आपका BeCl2। देखिए BeCl2 को ऐसे तीन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, कुछ नहीं लिखा है तो आप हाई टेम्परेचर पे जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर हम मोनोमर वाला देखते हैं वो वाला। वैसे मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अगर सॉलिड स्टेट में होता है BeCl2 तो उसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं यानी वेपर फेज में तो इसका डाइमेरिक स्ट्रक्चर हो जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर पे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है मोनोमेरिक फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन किया गया है, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं यहाँ पे। BeCl2 का कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ये है, ये BeCl2 होगी। नेक्स्ट BeCl2 तो लीनियर है, N3 माइनस स्ट्रक्चर देख लीजिए, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ प्लस चार्ज होता है, इस दोनों पे माइनस माइनस इस तरह से। ओवरऑल चार्ज देखिए अभी भी क्या है, अभी भी ओवरऑल चार्ज जो है इसमें वो प्लस -1 करके फाइनल देखेंगे तो चार्ज इस पर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरह से 2 2 4 6। नेक्स्ट N3 माइनस के बाद SO3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। SO3 जो है ये बेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, सॉरी 3 ऑक्सीजन है तो बेंट नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना देते हैं, देख लीजिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लीनियर। नेक्स्ट है आपका XeF2, तो XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। ठीक है, इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं। आप गिनती कर लीजिए टोटल कितने लीनियर स्ट्रक्चर हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हालांकि इस पीडीएफ में एक करेक्शन हमने किया है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, 5 नहीं होगा 6 होगा। ठीक है, और इसका आंसर C लिखा हुआ है, C नहीं, इसका आंसर क्या रखेंगे हम? A। इसमें C4 है ना, वो गलत है, इसका आंसर मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, यानी जिस ऑप्शन में 6 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में हमने 6 रखा था, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें प्रिंटेड है वो 5 लिखा हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में 5 नहीं 6 ही होगा। सो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड गिव H2S2O8। H2S2O8 मार्शल एसिड, नाम तो सुना ही होगा, मार्शल एसिड, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें डाइल्यूट भी दे रखा है और कॉन्सेंट्रेटेड भी दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में 5 स्टार मेंशन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो और इससे पहले भी आया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, देखिए कैसे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली H2S2O8 की बात करी गई है,
H2SO8 का मतलब होता है मार्शल्स एसिड। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें तो उससे मार्शल एसिड बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने से। और वैसे तो ये सीधे याद भी रहता है स्टूडेंट को और सीधे हम ऐसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको और डीप में जाके देखते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इसमें दो तरह के आयंस है, H प्लस आयंस है और SO4 2 माइनस आयंस है, SO4 2 माइनस आयन। आपने पढ़ा होगा कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर बेसिकली जो रिएक्शन होगा एनोड पर और कैथोड पर, वो दोनों रिएक्शन देख लीजिए। ये जो सल्फेट आयन है ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इसका कन्वर्जन होता है SO4 2 माइनस आयन से H2O8 2 माइनस आयन में। और जो ये H प्लस आयन है, H प्लस आयन, ये H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो है इसको, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें हम, 2 H प्लस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आपको पता होगा कि कैथोड पर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होता है, जबकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और ये सल्फेट आयन कन्वर्ट हो चुका है मार्शल एसिड में। ये जो H2O8 2 माइनस आयंस है ये बेसिकली किससे बना है, H2SO8 से। और H2SO8 इसी को बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ये एक इंपोर्टेंट कंपाउंड है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो बिल्कुल, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन से कौन सा एसिड बनेगा, मार्शल्स एसिड। सीधे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो मार्शल एसिड प्रोड्यूस करता है। यानी कि मार्शल एसिड के प्रोडक्शन का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मार्शल एसिड इस तरह से होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following electronegativity order is incorrect। क्लास 11 पीरियडिक टेबल चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अब इसमें थोड़े सावधानी से क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ऑर्डर में कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है। देखिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है आपसे। सावधानी से करेंगे क्वेश्चन। करेक्ट आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आप गौर से देखें। पहली बात तो याद रखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है। अच्छा, फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें अगर गौर से देखिए आप पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है, उससे कम बोरोन का है, उससे कम बेरिलियम का है, उससे कम मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज बेरिलियम का ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का कम होगा क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। रही बात बेरिलियम और बोरोन में, तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बोरोन का ज्यादा होगा और बोरोन से भी ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो पहला ऑप्शन तो सही है लेकिन हमें इनकरेक्ट चूज करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उससे कम कार्बन की है, बिल्कुल सही है। कार्बन से कम सिलिकॉन की है, यहाँ पे भी सही है। अब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का पोजीशन देखिए आप। तो अगर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बारे में देखें आप, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के जस्ट बाद सिलिकॉन आता है, यानी आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सिलिकॉन का होगा। तो ये ऑप्शन भी सही दिया हुआ है, हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम क्लोरीन है और क्लोरीन से कम सल्फर है, ये भी सही ऑप्शन लग रहा है। बाकी लास्ट ऑप्शन देखते हैं एक बार।
यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन से कम बोरोन का दिया है, बोरोन से कम मैग्नीशियम दिया है और मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम दिया है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन से कम बोरोन का, ये तो बिल्कुल सही है। रही बात बोरोन से कम मैग्नीशियम, बोरोन से कम मैग्नीशियम का, हाँ ये भी सही है। पर एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम से भी कम दिया है। अब देखिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो आपको पता ही होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 और एल्यूमिनियम का कितना है 13। तो जस्ट हम टॉप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। तो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, एल्यूमिनियम का है। लेकिन इस ऑप्शन में उल्टा दे रखा है, इसमें एल्यूमिनियम का कम दे रखा है, मैग्नीशियम का ज्यादा रखा है, यानी कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले से ही हम डिक्लेयर करके रखते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और क्वेश्चन आ भी गया है आपके कोई एग्जाम में। आपके नोट्स में देखेंगे हमने 5 स्टार लगा रखे हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा और आया है। तो इसीलिए जहां भी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और खास करके नोट्स को कई बार पढ़े, मल्टीपल टाइम्स पढ़े एक ही चीज को, और खास करके ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो है एक टेबल दिया हुआ है, उसमें विटामिन के नाम और उनके बायोलॉजिकल नेम भी दिए हुए हैं, वो आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है, बीच बीच में पूछते रहता है जेई वाले, तो इसको जरूर आप अच्छे से याद रखें। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। तो विटामिन यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सैक्रिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एडिपिक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो पढ़ते ही पढ़ते आप सीधे टिक करेंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। पहला ही जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, लास्ट ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी जो होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। यानी विटामिन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। ओके, देखिए डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें देखिए विटामिन और उसके ब्रैकेट में करके उनके बायोलॉजिकल नेम, जैसे जैसे विटामिन बी1 का नाम है थायमीन, विटामिन बी12 विटामिन बी2 का नाम है रेबोफ्लेविन, विटामिन बी6 का नाम है पैराडॉक्सिन, विटामिन बी12, विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन सी को क्या बोला जाता है, तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है, स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करें। आपके जो सेशन 2 है उसमें भी ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इसीलिए इसको जरूर याद रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। इसके स्टीरियोआइसोमर निकालना है। क्लास 11 स्टीरियोआइसोमर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाते हैं। यहां पर बेसिकली आपको सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं। तो ये जहां पे डबल बॉन्ड होता है और जो कायरल सेंटर होता है वो दोनों को देखते हैं। हालांकि जिनको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता है, ऑप्टिकल पता है, वही एक इस क्वेश्चन को कर सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप कायरल सेंटर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे भी आइसोमेरिज्म हो जाएगा जी है। तो कहने का मतलब अपने पास जो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है वो 2 है, और नंबर ऑफ आइसोमर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to the power n, और 2 to the power n मतलब 2 to the power 2 that is 4. So 4 is the right answer of this question. So A will be the answer of this question. और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें।
क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज greater than trans 2-butene. Okay, 2-butene can have two geometrical isomer. Okay, dipole moment of cis 2-butene is greater than trans 2-butene, and in trans isomer identical groups are opposite direction. तो ये ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिला के जो पार्ट है, खास करके ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट, वहां से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले अपने पास जो क्वेश्चन में दिया है वो है सिस टू ब्यूटीन, तो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ भी लगा हुआ है H, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया सिस आइसोमर। इसका दूसरा आइसोमर हो सकता है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस आइसोमर। ओके, अब इसमें सिस और ट्रांस में सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना चाहते हैं। तो अगर आप डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट पे इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो है कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो इसका ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जबकि इस वाले कंपाउंड में ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा डाइपोल। ये यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा डाइपोल मोमेंट। तो जो ट्रांस आइसोमर है उसका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट, ये इसका 0 होगा। जबकि इसका डाइपोल मोमेंट की बात करें तो म्यू नेट का मतलब नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। और ये हम क्लास नोट्स में भी लिखाते हैं, हमने लिखा रखा है, स्टार लगाते हैं, इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो ध्यान रखेंगे आप। ट्रिक है DPS बॉयज अपोजिट टू मॉडर्न स्कूल। यहां पर DPS में D का मतलब है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। P का मतलब है पोलैरिटी, S का मतलब है सॉल्युबिलिटी, B का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, अपोजिट याद रखेंगे इसको अलग से। मॉडर्न का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, एंड कूल का मतलब यहां पे है स्टेबिलिटी। तो इस वाले में डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सुनिएगा ध्यान से, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का ऑर्डर एक जैसा होता है। और इसी का अपोजिट ऑर्डर किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी का। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, यानी सिस ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट सिस वाले का कम है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन। लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि सिस का क्या होता है, कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं। टू ब्यूटीन कैन हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जी हाँ, सिस और ट्रांस देखा आपने, दो आइसोमर हो सकते हैं उनके। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन, बिल्कुल हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है इसको। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट, यस, तो ट्रांस वाले में क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप, सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में होते हैं, तो ये सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा था, पहला ऑप्शन, तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड रहता है इस तरह का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन में फिर इस क्वेश्चन में पहले नाइट्रोबेंजीन दिया है, नाइट्रोबेंजीन में पहले आपको मिलाना है एसएन के साथ HCl। अब एसएन के साथ HCl क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, मैंने लिखाया है टीना नॉटी सयानी, टीना मतलब एसएन, ये NO2 ग्रुप, नॉटी NO2 ग्रुप, और सयानी साइनाइड, ये दो चीज को रिड्यूस करता है। तो अगर रिडक्शन होगा तो वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो अगर ये जो आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन का अगर आप इसमें मिलाते हैं एसएन के साथ HCl, तो ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन। अब कह रहा है एनिलीन में मिलाना है NaNO2 के साथ HCl, तो आपने पढ़ा होगा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो एनिलीन में NaNO2 के साथ HCl मिलाते हैं तो BDC बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, BDC में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप अपने नोट्स चेक करें, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके नोट्स में जरूर मिलेगा। तो हमने जो पढ़ाया है नोट्स में है इस तरह के क्वेश्चंस, और तो BDC बन गया। अब BDC में हम मिला रहे हैं CuCl2 के साथ HCl, Cu2Cl2 के साथ HCl, तो ये कॉपर का सॉल्ट है, और अगर कॉपर का सॉल्ट रहता है तो ये सैंडमेयर्स रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहां पर ये जो N2 और Cl है वो हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन में सोडियम के साथ ड्राई ईथर मिला रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन में सोडियम के साथ Na के साथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो अगर सोडियम के साथ ड्राई ईथर बनाते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन होता है वुर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली, अच्छा इस वुर्ज नहीं, इसका स्पेशल नाम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के लिए इसका नाम क्या है, फिटिक रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली एक बेंजीन रिंग से यहाँ पर दो बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। अब कह रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल 12 कार्बन है, 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर, तो 12 कार्बन है, तो 12 इंटू 12, 6 कार्बन है, और हर एक कार्बन 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर, 12 कार्बन है टोटल, और हर एक कार्बन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 12 mu होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 mu होता है, तो 12 इंटू 12 प्लस, अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन 5 इधर है, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं होगा, 5 इधर हाइड्रोजन है और 5 उधर हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे हर एक जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से, इस तरह से, तो 5 हाइड्रोजन इधर 5 हाइड्रोजन इधर, 10 है टोटल, तो ये हो जाएगा कितना
हो जाएगा 144 प्लस 10 दैट इज 154. So 154 mu will be the right answer. इसका आंसर क्या हो जाएगा 154 mu. तो ये एक आसान पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये एक अच्छे क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मल्टीपल स्टेप में जाकर के फाइनल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे. फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.